नमस्कार। आज गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो सीधे समांतर धारावाही चालक तारों की प्रति एकांक लंबाई पर बल का व्यंजक ज्ञात करेंगे और इसके आधार पर हम 1 एम्पीयर की परिभाषा यानी 1 एम्पीयर की जो मानक परिभाषा है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसको भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दो तार दिए गए हैं आपको चित्र 1 और चित्र 2 में। चित्र 1 में दो तार PQ और RS। तारों की विशेषता क्या है कि दोनों सीधे हैं और समांतर हैं, मतलब तारों के बीच सभी जगह दूरी R है। ठीक, तार की चालक तार की लंबाई L है। एक एक करके चित्र को देखते हैं। पहले तार PQ में I1 धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर और दूसरे तार RS में भी धारा प्रवाहित हो रही है I2 और दोनों में धारा की दिशा क्या है, एक ही है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे तार में बहने, आपने पीछे पढ़ा है बायो सेवर्ट की तार में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले तार PQ में जो धारा बह रही है, तार PQ में धारा कितनी बह रही है, I1। अब इस I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र तार के चारों ओर उत्पन्न होगा। क्योंकि हमें तार की प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालना है, तो इसमें बहने वाली धारा के कारण इस तार पर बल ज्ञात करेंगे और इसमें बहने वाली धारा के कारण इस पर बल ज्ञात करेंगे। एक एक करके देखते हैं। PQ में जो धारा प्रवाहित हो रही है, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाएंगे। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या कहता है कि अंगूठा रहना चाहिए धारा की दिशा में और अंगुलियां उस बिंदु की ओर रहनी चाहिए जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो तार PQ में धारा I1 प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर, अंगूठा हमारा धारा की दिशा में है और इस वाले तार में RS में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इसलिए अंगुलियां इस तार की ओर है। अब इस स्थिति में हथेली अगर हम धक्का देंगे तो हथेली कागज तल के लंबवत नीचे की हो जाएगी। निष्कर्ष मिला कि इस तार में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है कहीं पर भी, कोई जरूरी नहीं अभी वो कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है। और इसको चित्र में आपको पीछे हमने कई बार बताया कि चुंबकीय क्षेत्र अगर क्रॉस से दर्शाया गया है तो इसका मतलब है कि दिशा किधर है, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है। लेकिन अगर डॉट से दर्शाया गया है तो उसका मतलब है कि वो लंबवत ऊपर की ओर है। तो इस तार में धारा की दिशा क्या है, कागज तल के लंबवत बनना है, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है। ठीक, अब आते हैं I2 के पास। I2 में जो धारा बह रही है ऊपर की ओर बह रही है, इस प्रकार से रखेंगे, अंगुलियां उस तार की ओर है, तो कागज तल के लंबवत किधर आएगा, ऊपर की ओर। किधर आएगा कागज तल के लंबवत, ऊपर की ओर आएगा। इसलिए इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया गया है उसको डॉट से दर्शाया गया। डॉट बता रहा है कि दिशा किधर है, ऊपर की ओर है लंबवत। क्लियर हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं। इस तार के कारण हमने I2 निकाल दिया और I2 की दिशा क्या है, I2 वाले तार में चुंबकीय क्षेत्र आया है लंबवत नीचे की ओर। अब अभी पीछे हमने पढ़ा था कि धारावाही चालक पर बल और धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 बताया। तो इस तार पे हम बल ज्ञात कर रहे हैं। इस तार पर धारा कितनी बह रही है, I2। इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आया है, चुंबकीय क्षेत्र जो भी आया है वो लंबवत नीचे की ओर आया है। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 कहता है कि अंगूठा रहेगा धारा की दिशा में, अंगुलियां रहेंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो हथेली बताएगी। इस तरीके से अप्लाई करेंगे हम। अब ये हमारा अंगूठा धारा की दिशा में, धारा ऊपर की ओर बह रही है, अंगूठा धारा की दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत नीचे की ओर है, इसलिए लंबवत नीचे की ओर होगी। अब इस स्थिति में अगर हम धक्का देंगे तो धक्के की स्थिति हमारी ओर आएगी। हमारी ओर का मतलब तार PQ की ओर आएगी, तो तार PQ की ओर बल की दिशा आएगी। क्लियर। ऐसा ही इस तार में देख लेते हैं। इस तार में चुंबकीय क्षेत्र किधर आया है, ऊपर की ओर, और धारा किधर है, वो भी ऊपर की ओर। तो अब हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अंगूठा हमारा ऊपर की ओर हो गया, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर इधर रखेंगे। अब हथेली धक्का देंगे तो ये स्थिति आएगी, बल की दिशा आगे तार RS की ओर। I2 के कारण बल आया RS इधर की ओर, I1 के कारण आया PQ की ओर। निष्कर्ष कि दोनों तारों में यदि धारा की दिशा समान है, अगर दोनों तारों में धारा की दिशा समान है तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा होगा,
आकर्षण बल होगा। ये चित्र में लिख दिया है, चित्र नंबर 1। अब दूसरे चित्र पे पहुंचते हैं, चित्र नंबर 2 में पहुंचते हैं। दूसरे चित्र में क्या कह रहा है? दूसरे चित्र में हमने किया क्या कि हमने केवल धारा की दिशा चेंज कर दी। धारा की दिशा क्या की? चेंज कर दी, एक तार में चेंज कर दी। I1 वही रखा, I2 चेंज कर दिया। तो अब चुंबकीय क्षेत्र पहले ज्ञात करते हैं। I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र लगभग नीचे की ओर आ जाएगा। अगर I2 के कारण निकालेंगे, I2 के कारण निकालेंगे तो वो भी नीचे की ओर आएगा। यानी अब की बार B1 और B2 दोनों में चुंबकीय क्षेत्र की धारा है नीचे की ओर आया। ठीक, अब हम बल की दिशा निकाल लेते हैं। तार I1 पे देखते हैं पहले। तार I1 में धारा किधर है? ऊपर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? नीचे की ओर है। तो इस तरीके से रखेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर, अंगूठा धारा की दिशा में ऊपर की ओर, तो बल हमारी ओर लगेगा। ये बल की दिशा होगी। ऐसे ही उस तार में करेंगे। उस तार में ये कंडीशन आएगी, उंगलियां नीचे की ओर, अंगूठा धारा की दिशा में, धारा नीचे की ओर है और बल की दिशा क्या है? ये दिशा आ गई। निष्कर्ष क्या निकला? जो याद करने वाली कंडीशन है वो ये याद रखना है कि अगर चालक तारों में धारा की दिशा समान है तो आकर्षण बल लगेगा। अगर चालक तारों में धारा की दिशा विपरीत है तो प्रतिकर्षण बल होगा। उम्मीद है चीज समझ में आई होगी कि यदि दोनों तारों में धारा की दिशा समान है उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। ये हमने आपको भी प्रूव करके दिखाया कि पहले तार में चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, फिर बल की दिशा निकाल ली। ऐसे ही अगर तार में धारा की दिशा विपरीत है तो बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। अब आते हैं प्रूविंग पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? तार PQ में I1 धारा प्रवाहित हो रही थी। कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी? I1। और I1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हमने किस पे निकाला था? RS पे निकाला था और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आई थी लंबवत नीचे की ओर। तो I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के परिपथीय नियम से आपने पढ़ा कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र था B बराबर μ0/2 पाई I/R। तो B1 बराबर क्या आ जाएगा? μ0/2 पाई। धारा कितनी थी? I1 थी। तो I1 कितनी दूर पे ज्ञात कर रहे थे? R दूरी पर, तो R रख दिया। तो B1 की वैल्यू मिल गई μ0/2 पाई I1/R। ये हो गया समीकरण 1। ये उसकी दिशा लिख दी चुंबकीय क्षेत्र की, लंबवत यानी कागज तल के लंबवत, और ये किधर आई? नीचे की ओर। अब इस B1 के कारण, किसके कारण? B1 के कारण तार RS पर बल का सूत्र आपने अभी पढ़ा, धारावाही चालक पर बल होता है F बराबर IBL sin थीटा। क्या होता है? F बराबर IBL sin थीटा। तो तार RS पर बल निकाल रहे हैं। तार RS पर धारा कितनी है? I2 है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B1 है और लंबाई ऑलरेडी इसकी भी L है। तो बल का सूत्र लगाए F बराबर IBL sin थीटा। F बराबर I की जगह I2, चुंबकीय क्षेत्र की जगह B1, L की जगह L और ये sin थीटा। समीकरण 1 से B1 की जगह B1 का मान रख दे। तो F बराबर I2 की जगह I2 रखा, B1 की जगह μ0/2 पाई I1/R रखा, L की जगह L रखा और sin थीटा रख दिया। थोड़ा सा इसको हमने व्यवस्थित करके लिखा। तो यह बराबर बन गया μ0/2 पाई अलग कर दिया, I1 I2 को एक साथ रख दिया बटे R × L sin थीटा। बल अगर लंबवत हो, थीटा अगर लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत था, नीचे की ओर था, तो थीटा हमने 90 रख दिया। तो यह बराबर क्या बचा? μ0/2 पाई I1 I2 बटे R × L। ये आ गया बल। तार पर, इस तार पर कितना बल लगेगा? μ0/2 पाई I1 I2 बटे R। इसी प्रकार अगर हम PQ पर निकाले या निकालते तो उसकी भी वैल्यू यही आती, μ0/2 पाई I1 I2 L/R। ये तो पूरी लंबाई पर बल आया। अतः प्रति एकांक लंबाई पर बल अगर निकालना हो, एकांक लंबाई पर चाहे दोनों तरफ L का भाग करते अथवा ये वाला L उठा करके यहाँ लेना आ जाएगा। F/L बचेगा। क्या बचेगा? μ0/2 पाई I1 I2 बटे R। मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। ये आया सीधे समांतर धारावाही चालक तारों की एकांक लंबाई पर बल F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2 बटे R। अब हमने आगे बताया था कि इसके आधार पर हमें 1 एम्पीयर की स्टैंडर्ड डिफिनेशन देनी है, मानक परिभाषा देनी है। मानक परिभाषा देने के लिए हम क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि I1 और I2 दोनों की वैल्यू 1 एम्पीयर।
I1 भी 1 है और I2 भी 1 है। दोनों तारों के बीच की दूरी भी 1 मीटर है और L अगर 1 मीटर हो तो F बराबर क्या बचेगा, यहाँ से F बराबर बचेगा म्यू नॉट अपान 2 पाई और इसकी वैल्यू होती है 2 गुणे 10 की घात -7 होती है, वही लिखा हुआ। तो परिभाषा क्या आएगी कि 1 एम्पियर आई कितना है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में, ये दोनों तार कहाँ रखे होने चाहिए, वायु में रखे हो या निर्वात में रखे हो, तो 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी, तारों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे समांतर धारावाही, सीधे भी हैं दोनों तार, समांतर भी है, धारावाही भी है, कि प्रति एकांक लंबाई पर इतना बल उत्पन्न करते हैं। यानी 1 एम्पियर धारा के कारण ये बल आया है। तो परिभाषा क्या बनेगी, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे समांतर धारावाही चालक तारों की प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करते हैं। समझ गए? फिर से एक बार डेफिनेशन रिपीट कर लेते हैं कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे समांतर धारावाही चालक तारों की एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, दो सीधे तार थे, तार PQ में बहने वाली धारा I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालिए, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 बटे R। दूसरे तार पे बल निकालना है तो बराबर I2 B1 L sin थीटा, IBL sin थीटा में B1 की जगह B1 का मान रख दिए, मान रखने के बाद थीटा 90 मान लिया तो F अपान L बराबर आ गया म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बटे R। अगर इस पर बल निकालते तो सूत्र क्या लिखते, F बराबर I1 B2 L sin थीटा। अगर हम RS की बजाय PQ पर बल निकालते तो F बराबर रखते I1 B2 L sin थीटा। अब B2 की वैल्यू रखते तो B2 की वैल्यू यहाँ से निकलते म्यू नॉट अपान 2 पाई I2 बटे R आ जाती है। फिर से फाइनली दोनों तारों पर बल का जो मान है वो एक ही आएगा। निष्कर्ष याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि अगर दोनों तारों में धारा की दिशा समान है तो आकर्षण बल होगा और धारा की दिशा विपरीत है तो प्रतिकर्षण बल होगा। इस डेरिवेशन को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कई बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं। ठीक, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।